जय हिंद दोस्तों। रीट 2022 लैंग्वेज सेकंड गुजराती का हम तृतीय शिफ्ट जो 24 तारीख की सुबह 10 बजे पेपर हुआ था, तीसरी शिफ्ट की ए सीरीज़ का हम पेपर सॉल्यूशन गुजराती सेकंड भाषा का हम देखेंगे। जो हमने चौथी शिफ्ट का दूसरी शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन कर लिया है, इसके बाद में ये तीसरी शिफ्ट का पेपर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये जो तीसरी शिफ्ट का पेपर, इसमें गुजराती भाषा के सॉल्यूशन देखेंगे, बाकी सारी जो है वह आपके जो दूसरे ऐप वगैरह होते हैं उन पर मिल गया होगा, लेकिन गुजराती के लिए आप ही काफ़ी समय से इंतजार में थे। गुजराती का पेपर सॉल्यूशन अभी तक नहीं आया है, तो उसका गुजराती लैंग्वेज सेकंड जो रूप में आपने यदि सेलेक्ट किए तो उसके लिए आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं और इससे देख सकते हैं कि आपका किस स्तर पे नंबर गुजराती में आ रहे हैं। गुजराती वैसे सरल लैंग्वेज है, इसका आप मूल्यांकन यहाँ से देख सकते हैं। तीसरी शिफ्ट का भी काफ़ी पेपर ईजी ही था। देखिए 61 तमें अर्जी करो ની પ્રેરક વાક્ય રચના कौन सी है, यानी तुम अर्जी करो, इसकी प्रेरक वाक्य रचना कौन सी है, यानी प्रेरणावाचक वाक्य कौन सा है। तो તમારેથી અરજી કરવડાવી, તમારાથી વિદ્યાર્થી પાસે અરજી કરાશે, તમે વિદ્યાર્થી પાસે અરજી કરાવો, विद्यार्थी તમારા માટે અરજી કરશે। तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये इसका आंसर हो गया। वाक्य पूરું થાય ત્યારે કયું ચિહ્ન વપરાય છે, वाक्य जब पूरा होता है तो पूर्ण विराम ए। નીચેનામાંથી તત્સમ શબ્દ કયો છે, तो कड़बी कणबी, काजल, कापड़ और कुसुम। कुसुम यानी पुष्प, जो ये एक रूप से पूर्ण रूप से तत्सम शब्द संस्कृत से लिया हुआ, बाकी गुजराती के देशी शब्द है। वचन विभक्ति लिंग के काल बदलाता फेरफार पामतु नहीं, जो वचन लिंग काल के अनुसार बदलते नहीं हैं उन्हें अवयव कहते हैं। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन अपने लिए पूछा हुआ था। आगे 65 में अपन देखते हैं नीचेनामांथी गुजराती प्रांतनो शब्द कौन सो। तो ये शब्द अपने लगभग जैसे गुजराती पढ़ाई की है या गुजराती शब्द से अपन थोड़ी लैंग्वेज से पर्सनल अटैचमेंट है उनको ही आ सकता है, बाकी सिंपल ही है क्वेश्चन, लेकिन सबको नहीं आया होगा, लेकिन देखने से ये समझ में आ जाता है। पहला है पोयरो, अखंड, मंगल और पंकज। तो इसमें सिंपल ये ए ऑप्शन पोयरो। पोयरो यानी छोटा बच्चा जो होता है या बच्चे को गुजराती में बोलते हैं। एक सुंदर सा गाना भी है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कौन सा गाना है इससे रिलेटेड। 66 में अपन देखते हैं नीचेनामांथी व्याख्यान पद्धतिनी लाक्षणिकता है, व्याख्यान पद्धति का गुण कौन सा है। तो व्याख्यान में विद्यार्थी श्रवण कौशल की तालीम મળે, यानी श्रवण कौशल सीखता है, विद्यार्थियों की लघुता ग्रंथि दूर है, कल्पना शक्ति विकसित से, वाचन शक्ति बढ़ती नहीं, दूसरे किसी प्रकार कोई विकसा नहीं होता, केवल ए कौशल उसका श्रवण कौशल बढ़ता है। नाटकीकरण पद्धति सफल बनावा माटे शू आवश्यक है। नाटकीकरण के लिए नाटक होते हैं सभ्यता संस्कार के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं, इससे बच्चों को संस्कारों की शिक्षा दी जाती है। तो इसका आंसर 67 का ए हो जाएगा। आगमन निगमन पद्धति माटेना नीचेनी कई बाबत साची है। तो आगमन निगमन, आगमन एक प्रकार से विद्यार्थी केंद्रित है, निगमन शिक्षक केंद्रित है, तो इस प्रकार से ये सी ऑप्शन शिक्षक विद्यार्थी केंद्रित है, ये दोनों इसका सही हो जाएगा। 69 में अपन देखते हैं बालक मातृभाषा शिक्षण कई अवस्था में करवानी शुरुआत करे। तो बालक मातृभाषा का शिक्षण उसके माता के साथ में जन्म के बाद में 10 महीने से ही शुरू कर लेता है। शिशु अवस्था में 10 महीने में वो पहला शब्द बोलता है। कविता है शानी कला से, कविता का की किस की कला है, शब्द की, हृदय की, कान की, मन की। तो इसमें आप कंफ्यूज हुए होंगे शब्द की और मन की इसमें, लेकिन इसका आंसर डी हो जाएगा। मन की कला है, मन के भाव जो होते हैं, उद्गार, हृदय के भी उद्गार हो सकते हैं, लेकिन अब इसमें ये फाइनल तो आंसर बोर्ड क्या मानता है, लेकिन मन के उद्गार होते हैं उनको कवि काव्य की भाषा में ढालता है। 71 में बालक विविध घटनाओं क्रियाओं संबंधी अनुभवों रजू करे छे તેને શું કહેવાય છે। तो बालक विविध घटनाओं क्रियाओं को जो जारी करता है, तो ये भी एक कन्फ्यूजन वाला पूर्ण रूप से उसमें पूछा नहीं कि उसको लिखित में जारी करता है या ऐसे ही जारी कर देता है उसका। तो इसमें ऐसे ही अपन जब तक लिखा नहीं है कि लिखित में उसको अभिव्यक्त करता है, तब तक उसको हम मौखिक अभिव्यक्ति में ही रखेंगे। 72 में देखते हैं નીચેનામાંથી કયું કૌશલ્ય બાલકમાં પ્રથમ ક્રમે વિકસે છે। तो ये सिंपल श्रवण, कथन, वाचन और लेखन में सबसे पहले, तो उसमें सबसे पहले सुनने की कौशल का विकास होता है। 73 में देखते हैं नीचेना विधानोमांथी कયું विधान साचું છે। नीचे जो दिए हुए उनमें से सत्य कौन सा है। भेदपत्र ए दर्श साधन है, टेलीफोन ए दर्श सर्वे साधन है नहीं, टेलीफोन केवल सर्वे, चलचित्र ए सर्वे साधन से नहीं, ये दर्श सर्वे, पुस्तकों ए दर्श साधन से, ये भी सही है, डी ऑप्शन इसका। एक शिक्षक वर्गखंड में हस्ताक्षर स्पर्धाનું आयोजन करे छे, तो तेनाथी हस्ताक्षर स्पर्धा के द्वारा क्या विकसित करना चाहता है। तो बालक लेखन कौशल विकास थशे, लिखित अभिव्यक्तिનો विकास थशे, मुख वांचन परीक्षा में ए सारा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, केवल इसमें लेखन कौशल विकसित होगा। नीचेनामांथी कई बाबत साची है। नीचे जो ऑप्शन दिए उनमें से कौन सा सही है। मातृभाषा पुस्तकनी बांधणी ए आंतरिक लक्षण है नहीं, बांधणी तो उसका बाह्य लक्षण होता है। मातृभाषा पुस्तकना कागज हल्का होना चाहिए नहीं, मजबूत होने चाहिए कागज जिससे फटे नहीं। पाठ्यक्रम खूब अगरो होना चाहिए यानी ज़्यादा कठिन होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। पाठ्यक्रम विद्यार्थी ना वय कक्षा अनुसार, यानी उसकी उम्र की कक्षा जो होती है उसके अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए, इसका सटीक जवाब होता है।
76 में વાંચનના મૂલ્યાંકન માટે ઉપયોગી સાધન કયું છે? तो वाचन के लिए सबसे क्या है? तो वाचन के लिए उच्चार ध्वनि ही सबसे उपयोगी साधन है और पाठ्यपुस्तक के द्वारा उसको पढ़ाया जाता है। નીચેનામાંથી અનાત્મલક્ષી પ્રશ્નોનો प्रकार बताओ। इसमें यहाँ प्रश्न में कि जो लैंग्वेज है उसमें आप थोड़े अटक गए हो जाएंगे। अनात्मलक्षी का अर्थ होता है जो व्यक्तिनिष्ठ होता है उसका, तो व्यक्तिनिष्ठ, और व्यक्तिनिष्ठ को हम आत्मनिष्ठ भी कहते हैं, तो उसका जस्ट विपरीत हो जाएगा वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ यानी अनात्मलक्षी। अनात्मलक्षी में बहुविकल्प प्रकार जो होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार, वही इसका आंसर हो जाएगा सी। 78 में देखते हैं मौखिक कसोटी માટે કયા સાધનનો ઉપયોગ થાય છે? તો મૌખિક कसोटी के लिए ચેકલિસ્ટનો, સામાજિક મિતિનો, પ્રશ્ન સૂચિનો, નિરીક્ષણનો। तो इसमें सामाजिक मिति ए ऑप्शन हो जाएगा। નીચેનામાંથી સતત મૂલ્યાંકન માટે કયું વિધાન સાચું છે? तो સતત મૂલ્યાંકન के लिए સતત મૂલ્યાંકન વિદ્યાર્થીની નબળાઈ દૂર કરી શકાય, વર્ષના અંતે લેવાય છે મૂલ્યાંકન, એ શિક્ષણ પદ્ધતિ તે અભિગમિત અધ્યયન તે। तो सतत मूल्यांकन ये एक प्रकार से शिक्षण की ही पद्धति है। 80 में देखते हैं प्रश्न पत्र की रचना करते वक्त नीचेनामांथी कई बाबतનું ध्यान રાખશો। तो प्रश्न पत्र का निर्माण करते हुए नीचे में से कौन सी जो ऑप्शन है उसका ध्यान रखना अनिवार्य होता है? तो प्रश्न पत्र के लिए हेतु यानी उद्देश्य, विषय वस्तु और प्रकार, यही सी ऑप्शन सही हो जाता है। सॉरी, इसका ए आंसर है, गलती से मैंने सी बोल दिया है। 80 का ए आंसर है। ये जो गद्यांश दिया हुआ है नर्मदा नदी के बारे में है, इसको आपको पढ़ना है और इस पर शब्द दिए हुए हैं, इसका आंसर देना है। नर्मदा शब्दનો अर्थ है, तो नर्मदा शब्दના अर्थ जो है आनंद આપનાર। ચાંદની રાતમાં નૌકા વિહાર કરવાની મજા ક્યાં મળે છે? તો નર્મદાના ઘોઘના પ્રવાહ, સમુદ્રના શાંત પ્રવાહ, આરસપરસના ખડકો વચ્ચે શાંત પ્રવાહ, દોડતી કૂદની નદીના પ્રવાહ। तो नर्मदा नदी के बारे में ही बताया गया। उपयुक्त गद्यांश શેનું વર્ણન કરવામાં આવે છે? तो ये नर्मदा नदी का वर्णन करने के लिए आया हुआ है। 83 के बाद में अपन देखते हैं ये गद्यांश दिया हुआ है और इस गद्यांश को देख के अपने को आंसर देने हैं। 84 में આપણો દેશ આપણી પાસે શું માંગ રહ્યો છે? મહેનત વગરનું જીવન, मात्र ऊंचू भणेला लोग, सहियारी मेहनत बल, मात्र कागड़ ऊपरનું कार्य नहीं। इसमें सी सहयोगात्मक मेहनत जो होती है, एक मेहनती राष्ट्र की मांग की जा रही है। आ देशना कई रीते बदली शकाय छे? इस देश को हम कैसे बदल सकते हैं? ખેતરમાં મબલક પાકનું ઉત્પાદન કરીને, નદીઓના નીર બાંધીને, નદીઓને નીરને વહેતા કરીને, છાપાને ભેદ पर चढ़ाने। तो यानी मेहनत के द्वारा अपन कुछ भी बदल सकते हैं और मेहनत के द्वारा हम इस रीट में भी सक्सेस होंगे और हुए हैं। નીચે આપેલા વિધાનોમાંથી પુરુષવાચક સર્વનામનું વિધાન કયું છે તે જણાવો। यानी जो नीचे दिए हुए हैं इसमें से पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम का जो दिया हुआ है શાકભાજી લેવા મહિમા खुदावी, तेओ टीवी निहाळे छे, तो यही आ जाता है पुरुषवाचक। इसमें तेओ यानी द्वितीय पुरुष, दूसरों के बारे में बात की जा रही है, यानी वे तृतीय पुरुष हो जाता है। નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું છે? તો નીચે दिए हुए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? વુહાન શહેર ચીનમાં આવેલું છે, વાક્ય નપુંસકલિંગમાં નથી, ये गलत हो गया, नपुंसकलिंग में है। दया, प्रेम, पानी, घी वगैरह संज्ञाओं भाववाचक से, भाववाचक में केवल दया और प्रेम है। पानी और घी ये द्रव्यवाचक है। शब्दों, शब्द समूहों अथवा बे वाक्यों ने जोड़वाना काम करता पद ने निपात कहे छे, ये भी निपात की परिभाषा नहीं है। नाम के सर्वनामना अर्थनो વધારો करते पद ने विशेषण कहवाय छे, ये विशेषण की सही परिभाषा है। 88 में देखते हैं विद्यार्थियों मैदान में रमे छे, वाक्य में क्रिया विशेषण प्रकार जणावो। यानी विद्यार्थी मैदान के अंदर खेल रहे हैं, तो ये स्थलवाचक मैदान जो रमे यानी खेल रहे हैं, खेलना क्रिया कहाँ पे हो रही है? मैदान के अंदर, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। मबन तत गागा मंदाक्रांता शब्द का जो संद है उसका बंधारण है। નીચેનામાંથી કયું વિધાન उपमा अलंकार છે? उपमा अलंकार का विधान कौन सा है? इसके बारे में दिया हुआ है कि उपमा किस में दिखाई, जिसमें जेम तेम जेवुं समान एवं सरखामणी કરવામાં આવે છે તેમને ઉપમા અલંકારમાં કહેવામાં આવે છે। દમયંતીનું મુખ ચંદ્ર જેવું સુંદર છે, દમયંતીનું મુખ ચંદ્ર છે, વિરાટ જાણે ખુલ્લી હથેળી, કમળક ગણીને બાળના ગાળ, ये भी इसमें ए ऑप्शन दमयंतीનું मुख चंद्र જેવું છે, ए ऑप्शन हो जाएगा। ये था गुजराती सेकंड भाषा लैंग्वेज सेकंड तृतीय शिफ्ट का पेपर जो 24 तारीख को सुबह हुआ था। आप भी सभी अपने की का मिलान कर लीजिए, अलग अलग सीरीज होगी तो अलग फ़ोन से वगैरह किसी तरीके से उपयुक्त प्रश्न आपको आंसर मिल गए हैं तो अपना मिलान कर लीजिए। और उसके बाद में यहाँ पे भी कमेंट सेक्शन में भी बताया कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, जिससे अन्य विद्यार्थियों को भी इसकी मदद मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद।